जमुई और गया 2 लोकसभा क्षेत्र हम पिछले दिन होकर के आए हैं। जी। तो यहाँ महंगाई हो, बेरोजगारी निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लड़के सूरत क्यों जाए 15,000 रुपये काम करने के लिए? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्लस सबसे बड़ी बात है खेती, प्रॉफिटेबल खेती की। मतलब कि हमारा सांसद कभी भी एमएसपी की उसकी समझ नहीं है, हमारे सांसद को मंडियों की सिस्टम का समझ नहीं है, हमारे सांसदों ने कभी कृषि बिल पे राय तक नहीं रखी। कृषि बिल समझ ही में नहीं आया बिहार के सांसदों को कि मोदी जी क्या लाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे। नियुक्ति पत्र जब बांटा गया है तो बड़ा कार्यक्रम करके गांधी मैदान में कार्यक्रम करके समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है। और वही सवाल श्रवण जी यही है कि क्या कास्ट और क्रीड से हटके इन मुद्दों पे वोटिंग हो सकती है क्या? अगर ये सीट औरंगाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई गैर राजपूत सांसद आजादी के बाद यहाँ से होगा। 1952 के चुनाव से लेके आज तक यहाँ पे राजपूत सांसद ही हुआ है, कोई गैर राजपूत सांसद नहीं हुआ है। जमुई और गया 2 लोकसभा क्षेत्र हम पिछले दिन होकर के आए हैं जी। तो यहाँ महंगाई हो, बेरोजगारी निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 सीट जो है रिजर्व है और 2 सीट जनरल की सीट है, जिसमें एक सीट औरंगाबाद जो है वहां से वहां पे जो राजपूत डोमिनेटेड सीट है और एक नवादा सीट है जो भूमिहार और यादव डोमिनेटेड सीट है। गया में तो सीधी टक्कर है जीतन राम मांझी वर्सेस सरजीत की। आइए ना हमरा बिहार में का हो रहल बात चुनाव में। जी, पहले चरण का मतदान कल होना है 19 तारीख को। 4 लोकसभा चुनाव में कल वोटिंग है और कल ही खड़गे साहब का बिहार दौरा भी। ताबड़तोड़ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार ताबड़तोड़ सभाओं पे सभाओं उन्होंने किया है और ताबड़तोड़ बीजेपी केंद्र सरकार पे हमला बोला है। नीतीश कुमार उधर चुनाव प्रचार में नहीं दिखे हैं। प्रधानमंत्री की कई सभाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री के बरक्स इधर अगर कोई सभा कर रहा था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। 4 जो जगहों पे चुनाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। किसी जमाने में उस क्षेत्र में रणवीर सेना और माले का एक बैटल ग्राउंड था। माले का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है वहां पर। माले के भी एक उम्मीदवार कल वहां चुनाव मैदान में है, नवादा से संदीप सौरभ। जमुई में चुनाव है, जमुई रिजर्व सीट है, औरंगाबाद और गया 4 जगह पर चुनाव होना है। क्या है वहां का मिजाज चुनाव से पहले, क्या क्या मुद्दे हैं और जनता का रुख क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं दलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। 2 साथी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कुमार जी पटना से जुड़े हैं और संजीव पांडे साहब है। लगातार आप सुन रहे हैं इनको अम्बेडकर नामा पर। दोनों बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लोकसभा में 40 ही सीट है बिहार में, लेकिन बिहार का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। उसके बगैर कोरम पूरा नहीं होता। सीधे चलते हैं और दोनों साथियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। स्वागत है सर। श्रवण जी, आप पटना में हैं, आप ही से पहले शुरू करते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि चारों लोकसभा क्षेत्र जहां कल चुनाव होने हैं बड़ा संवेदनशील रहा है। अब इसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 4 लोकसभा के तहत 25 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस 25 विधानसभा क्षेत्र में 15 विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ संवेदनशील हैं। सभी बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं और प्रशासन संवेदनशील बूथों की पहचान कर उसे घोषित कर ही चुनाव की तैयारियों में लगा है और उसी ढंग से चुनाव की तैयारी की गई है। कल मत डाले जाएंगे। ये तो प्रशासनिक तैयारी की बात हुई और बूथ की संवेदनशीलता की। जहां तक राजनीतिक विमर्श की बात है तो राजनीतिक विमर्श में भी ये चारों सीट काफी मायने रखता है। इसमें से एक सीट गया में तो खैर पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। शेष सीट में जैसे कि हम जमुई की बात करेंगे तो यहाँ
दोनों जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वो पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चिराग पासवान के बहनोई मैदान में है, तो आरजेडी ने भी जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वो भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ के मतदाताओं के लिए एक रोमांचकारी अनुभव यह है कि दोनों प्रत्याशी नए हैं, नए में से किसी का चयन करना है। इसी तरह हम नवादा की बात करेंगे। नवादा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जहां की ये कहा जाता है कि बाहरी प्रत्याशी ही हमेशा बाजी मारते हैं। पिछले कई बार से हम देखें, चाहे गिरिराज सिंह को देखें, चाहे सूरजभान सिंह के भाई चंदन जी को देखें, इस बार भी सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को वहां भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ जो खड़े हैं श्रवण कुशवाहा, तो ये पूरी सीधी लड़ाई होती अगर वहां राजद से बगावत कर विनोद यादव चुनाव मैदान में न कूदे होते। वहां की जो स्थिति है त्रिकोणात्मक हो गई। यहाँ भी विनोद यादव के साथ प्लस पॉइंट ये है कि राजद के ही दो विधायक उसी लोकसभा क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्र हैं उसके प्रतिनिधि यानी राजद के दो विधायक खुलकर बैटिंग कर रहे हैं विनोद यादव के समर्थन में। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल त्रिकोणात्मक है। तो यहाँ भी देखना होगा क्या है। गया में तो सीधी टक्कर है जीतन राम मांझी वर्सेस सरजीत की। औरंगाबाद क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां की सुशील कुमार तीसरी बार सांसद बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर जदयू से राजद में गया अभय कुशवाहा मैदान में। ये सीट भी दिलचस्प हो जाती अगर कांग्रेस ने ये सीट मांगी थी और कांग्रेस को ये सीट गठबंधन के तहत मिल जाती और निखिल कुमार यहाँ मैदान में होते। लेकिन एक तरह से कहें कि इंडिया अलायंस जो है इसका एक तरह से चुनाव प्रबंधन अगर सलीके से किया गया होता तो बिहार में इन चारों सीटों पर ही नहीं कई जगहों पर लड़ाई दिलचस्प होती। उस पे आते हैं श्रवण जी, उस पे आते हैं सेकंड राउंड में। अभी लंबी बातचीत करेंगे, एक प्राइमरी पहले आपका रिमार्क ले लें। तो यहाँ अभय कुशवाहा और सुशील कुमार में सीधी लड़ाई है। तो इस तरह से देखें अगर तो 3 लोकसभा जहां कल मतदान होने वाले हैं 4 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें 3 पर तो बिल्कुल सीधी लड़ाई है और एक नवादा पर हम त्रिकोणात्मक लड़ाई के आसार देख रहे हैं। जी संजीव जी, 3 पे सीधी लड़ाई है, 1 पे त्रिकोणात्मक है। आपका होम टाउन, आपके होम जिला में भी कल ही चुनाव है और वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और सरजीत पासवान ये दोनों आमने सामने हैं। जी संजीव जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इन चारों जिलों का? देखिए 4 सीट जो चुनाव हो रहा है, 4 सीट में 2 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, जमुई और गया। और रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल फैमिली ही चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं ये आम दलित कैंडिडेट नहीं यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल हैवीवेट जो फैमिलियों के जो दलित हैं उनके पास ये टिकट गया है। चुनाव चाहे जो जीते, अगर जमुई में टिकट पासवान फैमिली से गया है तो गया वाली सीट पे तो दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट है एक तरह से। सरजीत कुमार के पिताजी गया से सांसद थे, विधायक भी रहे हैं और जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री रहे ही हैं। देखिए 2 सीट जो है रिजर्व है और 2 सीट जनरल की सीट है, जिसमें एक सीट औरंगाबाद जो है वहाँ से वहाँ पे जो राजपूत डोमिनेटेड सीट है और एक नवादा सीट है जो भूमियार और यादव डोमिनेटेड सीट है। और लालू प्रसाद यादव ने पहले चरण के चुनाव में एक नया प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने यादववाद के नारा से थोड़ी सी मुक्ति पाने की कोशिश करी है। खास करके नवादा सीट पे यादव कैंडिडेट का नाम कटा है। हालांकि लालू यादव पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि 22 में से 8 यादव लड़ा रहे हैं और अगर गलती से ये 2-3 जगह और सीट यादवों को दे दिए होते, जैसे आज झंझारपुर वाली सीट अगर वो यादव को दे दिए होते सहनी साहब, या नवादा वाली सीट यादव को दे दिए होते तो 9-10 कैंडिडेट यादव हो जाते। तो आज तो लालू यादव ने एक नया प्रयोग किया है। ये 4 सीटों से ये प्रयोग पता चलेगा कि कितना सफल है। पहले चरण में कल मतदान के बाद ये बहुत आइडिया लग जाएगा कि लालू यादव का प्रयोग जो है कितना सक्सेस रहा है, क्योंकि लालू यादव ने मगध रेंज के कुशवाहा बिरादरी पे सेंध लगाने की कोशिश करी है।
जो पिछले 2-3 चुनावों में एंटी आरजेडी वोटिंग बिहेवियर जिनका था, और जो एनडीए की तरफ लव कुश समीकरण में थे। और चूंकि ये मगध रेंज के जो औरंगाबाद, गया, इवन कि नवादा में भी कुशवाहा मतदाताओं की अच्छी संख्या है, और चूंकि नवादा और औरंगाबाद दोनों जगह कुशवाहा कैंडिडेट है, तो एक पिछड़ों की जो फ्रेगमेंट वोट में जो टूट थी उसको उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की है, क्योंकि एनडीए का जो प्लस पॉइंट है अति पिछड़ा, नीतीश कुमार हो चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी का जो भाजपा का जो है, तो वो थोड़ा कि एमवाई से थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने एक समीकरण बनाने की कोशिश करी है कि जो कुशवाहा बिरादरी जो है फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग जाती है, सोशली और न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्ग जाती है औरंगाबाद और गया में संख्या बल पे। औरंगाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र पे इन्होंने अच्छी संख्या है, इमामगंज, गुरुआ और टिकारी में कुशवाहा बिरादरी की अच्छी संख्या है। इवन कि कुटुंबा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी अच्छे कुशवाहा बिरादरी के लोग हैं। तो ये मतलब कि पहली बार ऐसा लग रहा है, ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि अगर ये सीट औरंगाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई गैर राजपूत सांसद आजादी के बाद यहाँ से होगा। 1952 के चुनाव से लेके आज तक यहाँ पे राजपूत सांसद ही हुआ है, कोई गैर राजपूत सांसद नहीं हुआ है। तो ये लालू यादव एक नया प्रयोग करके एक इतिहास रचेंगे, चूंकि पिछली बार भी उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट दिया था और मोदी लहर में मात्र 70-75 हजार के मार्जिन से चुनाव आरजेडी के हम के कैंडिडेट थे, लेकिन लालू यादव के कैंडिडेट थे। जीतन राम मांझी उसमें महागठबंधन में थे, तो हमको ये सीट अलाट करके उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। तो वो सीट में पिछली बार भी अच्छी फाइट हुई थी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी फाइट दी जा रही है। जमीन पे कुशवाहा वोट टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर 50% कुशवाहा वोट भी टूट गया तो ये बहुत बड़ी सफलता औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव को होगी। गया जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भी यादव एक अच्छी खासी संख्या में है। आरजेडी की तरफ क्लियर कट यादव, मुसलमान और पासवान 3 वोट तो साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे चिराग पासवान का जादू नहीं चल रहा है। सर्वजीत पासवान लोकल पासवान नेता है, बड़े नेता है पासवानों के मगध रेंज के, क्योंकि इनके पिताजी भी पासवानों के बड़े नेता थे और पासवान बिरादरी में अच्छा प्रभाव था। तो पासवान प्लस यादव प्लस मुसलमान जो है वहां पे एक अच्छी संख्या बनती है। लेकिन वहां पे जो इनके लिए सर्वजीत पासवान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो मांझी वोट भी यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में है, और अगर उनकी पोलिंग कैपेसिटी हैवी हो गई तो बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। प्लस अपर कास्ट वोट जो है वो इनके साथ इंटैक्ट है एनडीए के साथ। और गया शहर का वोट बड़ा मायना रखता है, जहां पे बीजेपी हमेशा एक अच्छी लीड लेके निकलती है, और बाकी 4 विधानसभाओं को लीड जो आरजेडी, बाकी दूसरे विधानसभा में आरजेडी की लीड होती है, जो इतिहास बताता है अभी तक। लेकिन गया शहर ऐसा मेकअप करता है आके कि वो लास्ट में आते आते बीजेपी जीत गई है। और इसकी भी एक परंपरा रही है कि पिछले कई चुनाव से लगातार यहाँ पे 2004 को अगर माइनस कर दीजिए तो 2004 में यहाँ पे आरजेडी के कैंडिडेट राजेश मांझी जीते थे। उसके बाद लगातार 2009, 2014, फिर 2019 यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन की जीत होती रही है। तो ये भी बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग गढ़ है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी फाइट आरजेडी की तरफ से मिल रही है। अब अगर कुशवाहा फैक्टर, गया में भी कुशवाहा वोट है, अच्छे खासे वोट है, बोधिया में कुशवाहा अच्छे खासी संख्या में है, वजीरगंज में विधानसभा में कुशवाहा अच्छी संख्या में है, फिर इधर शेरघाटी में भी कुशवाहा और यादव बहुत अच्छी संख्या में है। तो ये वोट अगर उनकी कुशवाहा वोट को तोड़ने में यहाँ पे भी आरजेडी सफल है तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक अच्छी फाइट हो रही है। नवादा लोकसभा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रायंगुलर फाइट, जो भाई साहब ने बताया कि यादव चूंकि वहां पे अच्छी संख्या में है और वहां पे यादवों वोटों के विभाजन के कारण लगातार बीजेपी वहां जीतती रही है। और बीजेपी 1999 में भी वहां जीत गई थी। डॉक्टर संजय पासवान जब रिजर्व सीट होता था तो डॉक्टर संजय पासवान बीजेपी से एमपी थे। उसके बाद एक बार 2004 में आरजेडी जीती, उसके बाद एक जनरल सीट हो गई। जनरल सीट होने के बाद लगातार यहाँ पे बीजेपी जीत रही है और लगातार बाहरी कैंडिडेट जीतता है, एक जाति विशेष के होते हैं, भूमिहार कैंडिडेट जीतते हैं। 2009 में भोला सिंह थे, 2014 में गिरिराज सिंह थे और बाद में चंदन सिंह आ गए 2019 में। तो ये यादवों के वोटों का डिवीजन, पहले वो आरजेडी के यादव कैंडिडेट ही होते थे, लेकिन वहां एक और यादव परिवार, बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार होता था कौशल यादव का, वो काफी डिस्टर्ब करते थे अपने ही बिरादरी के वो राजवल्लभ यादव के परिवार को। तो कौशल यादव एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहे हैं वहां पहले भी। अब इस बार तो राजवल्लभ यादव का परिवार ही आरजेडी के खिलाफ विद्रोह करके बैठा है। अब डिपेंड करता है कि अगर यादव वोटों में यहाँ विभाजन हो गया, आरजेडी को ट्रांसफर नहीं हुआ, तो फिर यहाँ ये सीट तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान खेल साबित होता नजर आ रहा है।
लेकिन भाजपा के भी कैंडिडेट यहाँ बाहरी कैंडिडेट है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो नेता है उनमें डिसमेंट है। ये भी एक फैमिली को सीट गई है, परिवारवाद का एक उदाहरण है। विवेक ठाकुर डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। परिवारवाद इतना हावी है ये चारों सीटों पे। औरंगाबाद सीट सुशील सिंह खुद नेता तो है, लेकिन इनके पिताजी भी लूटन सिंह, रामनरेश सिंह और लूटन सिंह सांसद होते थे 1989 में। ये भी फैमिली को आगे वोट सीटें ट्रांसफर हो रही है। सत्येंद्र नारायण सिंह लड़ते थे तो उनके बेटा निखिल कुमार का फैमिली को ट्रांसफर हुआ, तो फैमिली इस कंस्टिट्यूएंसी पे राज करती रही औरंगाबाद पे। एक रामनरेश सिंह की फैमिली 1985 के बाद आ गई, उससे पहले तो अनुग्रह नारायण सिंह, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे अपने निखिल सिंह। जमुई सीट आप देख ही रहे हैं कि पासवान जी के फैमिली को गया है। हाँ, वहां की जो कैंडिडेट, जो आरजेडी की कैंडिडेट कोई जो है वो फर्स्ट टाइमर है और उनके हस्बैंड जो है वो आरजेडी के नेता है, तो वो हम नहीं लगता कि कोई फैमिली में ट्रांसफर हुआ है कि किसी बेटे को बेटी को फैमिली के ट्रांसफर हुआ है। तो चारों सीटों पे एक बड़ा मतलब कि दिलचस्प नजारा है। और अगर लालू यादव इस सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो आप मान के चलिए कि लालू यादव के जो राजनीतिक दिमाग है वो अभी भी उतना ही सातिरता चल रहा है, और लालू यादव कहीं ना कहीं जो यादव ओबीसी वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं, ये पता चलेगा साफ। श्रवण जी, हम लोग बिहार के राजनीति को समझते हैं और वहाँ डिवीजन शार्प दिखाई पड़ जाता है, उसमें पता लग जाता है इस गांव में किसको वोट मिलने वाला है। लेकिन अभी मैं भी बिहार घूम के आया हूँ, तो एक चंक कुशवाहा वोट का टूट सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा गांव में ही विरोध हो रहा है। तो सेगमेंट में वो टूट सकता है वोट। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि अति पिछड़ों में सबसे एग्रेसिव कम्युनिटी है वो सहनी कम्युनिटी, और मुकेश सहनी ताबड़तोड़ कैंपेन भी कर रहे हैं और महागठबंधन के साथ है। इससे क्या लग रहा है कि अति पिछड़ों का वोट का कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि अति पिछड़ों का मेजर चंक नीतीश कुमार और एनडीए को जाता रहा है। जी श्रवण, देखिए, मुकेश कुशवाहा जिस बिरादरी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, मुकेश सहनी जिस अल्लाह जाति से आते हैं, निषाद बिरादरी से आते हैं, तो एक पकड़ तो है उनकी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कैप्टन जनरा निषाद वो मल्लाहों के एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र थे अजय निषाद। तो अजय निषाद को जब टिकट नहीं मिलता तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाते। तो एक निषाद का एक वर्ग ऑलरेडी इंडी गठबंधन के साथ, मुकेश चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो वाल्मीकि नगर के, क्या प्रेम चौधरी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अजय निषाद कांग्रेस में शामिल होते हैं। प्रेम चौधरी एक युवा नेता हैं, वो भी 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से एक पूरे के पूरे वर्ग को इंडी गठबंधन में शामिल कराया जा रहा है, ये एक तरह से कई एक समीकरण बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसका व्यापक असर खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र में, आप उधर मुजफ्फरपुर की बात करें, उधर बेतिया, मोतिहारी, इन क्षेत्रों की बात करें, ये बहुत हद तक वैशाली की बात करें, तो वो उत्तर बिहार का एक क्षेत्र है, उसमें अगर सारे, कैप्टन जनरा निषाद खुद एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र अगर बीजेपी इंडी गठबंधन में शामिल होकर के इंडी गठबंधन के लिए अगर बैटिंग करते हैं, तो हालांकि ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो सर्वे करवाया गया था भाजपा में, उसमें अजय निषाद की लोकप्रियता इतनी नहीं थी कि उनको दोबारा टिकट दिया जा सके। लेकिन बावजूद जब एक और एक 11 होता है, उधर प्रेम चौधरी आ गए, अजय निषाद आ गए, मुकेश सहनी तो तेजस्वी यादव के साथ रोज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनके साथ ही हर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा चंक अगर इंडी गठबंधन के साथ आ जाता है, इनके समर्थक अगर इंडी गठबंधन के साथ आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। लेकिन फिर यहाँ एक बात आती है, फिर मुझे चुनाव प्रबंधन की बात पर ले जाएंगे आपको, कि इसका कितना बेहतरीन प्रबंधन या इसको कितने बेहतरीन ढंग से गोलबंद करने में महागठबंधन या इंडी गठबंधन सफल हो पाता है, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। जी संजीव जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका झुकाव जो एनडीए अलायंस है उसकी तरफ ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। अपर कास्ट वोट ऑलमोस्ट इंटैक्ट है कि वो बीजेपी जेडीयू के साथ
वो जाता है, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, टोटालिटी में नहीं कह रहा हूँ। तो सहनी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वोट भी अति पिछड़ों में ठीक ठाक है। कास्ट सर्वे बिहार का हो चुका है, कास्ट सर्वे, और उसमें अति पिछड़ों की आबादी कितनी वो सब सामने आ गई है। लालू जी 5 या 6 कुशवाहा को टिकट दिए हैं, मुकेश इस अलायंस में है, तो सोशल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कौन सा सेगमेंट भारी पड़ रहा है? देखिए, इसका 3 मैं मोटा मोटी जवाब दे देता हूँ। पहला ये कि पॉलिटिकल बेनिफिशियरी जो सबसे ज्यादा इस चुनाव में है वो कुशवाहा बिरादरी है जी। हर पार्टी ने इनको फुल तवज्जो दिया है, और इसमें आप मान के चलिए कि क्या एनडीए और क्या आरजेडी उन्होंने इनको टिकटें दी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 लोकसभा क्षेत्र जो कल पहले चरण में है, वहां पे सहनी वोट बहुत न्यूमेरिकली वीक वोट है, वहां पे सहनी बिरादरी के वोट बहुत कम है। संख्या बल में थोड़े छिटपुट आपको मिल जाएंगे, उतना नहीं कि गांव के गांव सहनी वोटर है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अति पिछड़ों में जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी जो 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आपको जो देखने को मिलेगा वो कहार बिरादरी मिलेगा, और चंद्रवंशी चंद्रवंशी बिरादरी जो है काफी स्ट्रॉन्ग बिरादरी है, और इस बिरादरी का बहुत बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ है। उसका एक कारण है कि मगध रेंज के चंद्रवंशी के जो सबसे बड़ा नेता जो है वो प्रेम कुमार गया से बिलोंग करते हैं। गया से लगातार 89 से विधायक रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, अब बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और अनडिस्प्यूटेड लीडर है चंद्रवंशी समाज के। उनके विरोध में और भी 1-2 चंद्रवंशी समाज के नेता आए, खड़ा किए गए, खड़े नहीं हो पाए। प्रमोद चंद्रवंशी हैं, वो शायद खुद भाजपा में वापस आ गए हैं। प्रमोद चंद्रवंशी जो है मगध रेंज में पहले जेडीयू में थे। तो मेरा ये मानना है कि एक तो अति पिछड़ों का वोट जो है, चाहे कहार हो, नाई हो और तमाम अति पिछड़ी जातियां जो हैं, वो आप मान के चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बाय एंड लार्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी है। और उसका कारण है सोशल टेंशन जो ग्रामीण इलाकों में यादवों से जो इनका है, उसका एक स्पष्ट कारण है। क्योंकि ऊंची जातियां जिनके साथ सोशल टेंशन था वो ग्रामीण इलाकों में थोड़े से अब कम है पहले के मुकाबले। बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं या जिला के हेडक्वार्टर में आके बैठ गए हैं। तो जो यादव बहुल जो गांव है मगध डिवीजन में जो हमने देखा है, वहां पे अति पिछड़ों के साथ इनका सामाजिक तनाव है, और ये सामने दिखता है। और जैसे मैं अभी कल ही बात कर रहा था अपने गांव में, बोधगया के पास, जो मेरा गांव क्या है, मेरा मोहल्ला है, तो वहां पे हम लोग तो 20-25 है, कुछ यादव भी हैं काफी। अति पिछड़ों में एक डोमिनेंट हमारे गांव में साथ वाले मोहल्ले में एक कम्युनिटी है बढ़ई की, और जब मैंने 2-4 बढ़इयों से बात करी तो कहता नहीं जी, हमारा तो कोई सवाल ही नहीं है, हम बीजेपी के साथ हैं, हम लोग आरजेडी को वोट नहीं देंगे। और उसका एक कारण है कि उस गांव में यादवों से उनका एक तनाव। तो एक जो इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी जब पिछड़ी जातियों की दूसरी जातियों में आई, गैर यादव जातियों में भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आने के कारण एक सोशल और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है। और उसमें कुशवाहा भी चूंकि इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग जाति मगध डिवीजन में मैंने देखा कि हुआ है, खास करके अपने जो उनका जो पुश्तैनी धंधा सब्जी को लेकर और फ्रूट्स को लेकर जो खेती उन्होंने जो बढ़ाया, स्ट्रॉबेरी जैसी खेती स्ट्रॉबेरी की खेती औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, और वो टोटल खेती करने वाला, ये प्रयोग करने वाले कुशवाहा समाज के लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। सब कुशवाहा समाज के गाँव में कम से कम 15-20 गाँव मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, और अच्छा खासा उनके पास पैसा आ रहा है, कलकत्ता तक वो स्ट्रॉबेरी भेजते हैं। तो ये जो एक इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, जो अति पिछड़ी जातियों में भी जो प्रोस्पेरिटी आई है अलग अलग धंधों से, यादवों के पैरेलल कुशवाहा बिरादरी ने भी अपनी प्रोस्पेरिटी हासिल करी है, तो उसके कारण एक राजनीतिक टेंशन भी बढ़ा है रूरल एरिया में। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक मुश्किल खड़ी करती रही है। तभी तो लालू प्रसाद यादव ने नवादा और औरंगाबाद में 2 कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा किए, क्योंकि उनको पता है कि ये फाइनेंशियली भी रिच है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, और संख्या बल भी इनका अच्छा है। अगर ये हम आपके विरोध में रहेंगे, और चूंकि कौन चौधरी साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, सुपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, हाँ सम्राट, तो ये सब कहने के बाद लालू यादव सतर्क थे। तो उन्होंने एक मतलब कि एक्टिव मगध डिवीजन का, भाई कुशवाहा बहुत एक्टिव लीडर है मगध डिवीजन के, और कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार में बेशक न हो, लेकिन गया में उनकी एक बड़ी कुशवाहा समाज में रिस्पेक्ट है, और यही सोच समझ के लालू प्रसाद यादव ने उनको रंगाव से टिकट दे दिया। तो मेरा यह मानना है कि अति पिछड़ी जातियों में बाय एंड लार्ज सहनी साहब चूंकि इस इलाके में है नहीं,
क्योंकि सहनी वोटर मल्लाह वोटर हमारे इलाके में नहीं है, औरंगाबाद गया में नॉर्थ बिहार में ज्यादा है। बहुत कम संख्या उत्तर में। बिहार में हाँ, उत्तर बिहार में चूंकि बहुत ज्यादा है, तो वहां देखना होगा कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो बाई एंड लार्ज देखिए, जो 4 लोकसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है। मुस्लिम, यादव, कुशवाहा टूटा है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना परसेंट टूटता है ये देखने वाली बात होगी। कुशवाहा पॉलिटिकली एक्टिव है, निश्चित रूप से जहां पे उनका कैंडिडेट अपना है, जैसे कुशवाहा कैंडिडेट उनका अपना है अभय कुशवाहा, तो वहां पे कोई रिस्क नहीं लेंगे पार्टी लाइन पे कि हम बीजेपी को दें, स्वराज चौधरी को दें। वहां पे लग रहा होगा कि हमारा एक संख्या बल लोकसभा में बढ़ेगा, हमारा एक कुशवाहा बिरादरी के लोग होंगे, चाहे बेशक वो आरजेडी से है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वैसे इलाके में पड़ सकता है कि राजपूत वोटर आसपास के कंस्टिट्यूएंसी में फिर एनडीए को नुकसान करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे कैंडिडेट को वहां हरवा रहे हो, तो हम यहाँ कुशवाहा कैंडिडेट को कैसे जीतने दें। जैसे देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तो सीट दूसरे ढंग की है, उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट भी कुशवाहा कैंडिडेट ही है, राजा राम सिंह जो है, राजा राम सिंह ओबरा के विधायक भी रहे हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासनिक रूप से औरंगाबाद जिले में है, और अगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखेंगे तो काराकाट डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पे राजा राम सिंह का एक अपना कैडर है, काराकाट के इलाके में माले का कैडर है, तो वहां पे, और चूंकि वो कुशवाहा समाज से है, तो वहां तो एक अलग तरीके की लड़ाई हो रही है। लेकिन जैसे आरा में आरके सिंह लड़ रही है, तो वहां पे अगर सुशील सिंह को, अगर यहाँ कुशवाहा समाज अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे राजपूत को डैमेज करने की आरके सिंह को, उनको वहां पे मतलब कि जो बाकी बिरादरी है वो डैमेज करने की कोशिश करेगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बिहार में पैदा होती नजर आ रही है कि जातीय जो एक गोलबंदी है। लेकिन इससे अलग एक चीज और भी है कि हमारे इलाके से फौज में कुछ लड़के जाने शुरू हो गए थे। हमारे इलाके के वो लड़के कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं। हमारे इलाके से पलायन भी बहुत है, आपको दिल्ली में भी मजदूर मिलेंगे, देश के अलग अलग भागों में आपको लेबर मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, सूरत में भी जा रहे हैं बेचारे लोग। नवादा के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सूरत में जाके नौकरी कर रहे हैं, अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये एक बहुत बड़ी खराब स्थिति आई है कि हमारे यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा है। ड्राउट रीजन है, सूखा भी पड़ता है, रेगुलर सूखा पड़ता है। जो औरंगाबाद और गया, लगातार जो औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट का जो दक्षिणी इलाका है, वहां पे सूखे की स्थिति लगभग हर 1-2 साल बाद आ जाती है। तो ये परिस्थितियों के कारण गरीबी है तमाम जातियों में, क्या अपर कास्ट हो, क्या एससी हो, क्या बीसी हो, सब में एक बहुत बड़ा पलायन एक मुद्दा है। सरकारी नौकरियां, भारत सरकार का तो लगभग हालात जो रेलवे में जाते थे और बाकी जगह जैसे जाते थे, अग्निवीर ने बहुतों के मंसूबे तोड़े। हर गांव से 1-2 लड़के फौज में निकल ही जाते थे, मैं देखता था, हमारे गांव से भी 2-3 लड़के फौज में थे। तो यो जो चीजें हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट है। ये देखना होगा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, वही आ रहा हूँ। छोटे छोटे 2 आंसर रिप्लाई आप दोनों के, कि हम लोग सोशल कॉम्पोजिशन में बात कर लिए, क्या सोशल कॉम्पोजिशन के बियॉन्ड लीडर्स जो मुद्दे उठा रहे हैं दोनों तरफ से, उन मुद्दों पे कहीं कोई पोलराइजेशन दिख रहा है जो जात धर्म से इतर हो? श्रवण जी। देखिए, हम जमुई और गया 2 लोकसभा क्षेत्र हम पिछले दिन होकर के आए हैं जी। तो यहाँ महंगाई हो, बेरोजगारी निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा इशू बनते नहीं देख पा रहे हैं हम, लेकिन हाँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका हम उदाहरण दें कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जब तेजस्वी यादव सभा करते हैं, तेजस्वी यादव रैलियां करते हैं, उसमें जबरदस्त भीड़ होती है। और 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर लड़े हैं और तेजस्वी यादव की सभा में उस वक्त बड़ी भीड़ होती थी। और अगर तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं बिहार में, मजबूत विपक्ष, सशक्त विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की पार्टी अगर उभर कर सामने आई है या उनका गठबंधन सामने आया है, तो इसके मूल में ये रोजगार का मुद्दा है। और जब तेजस्वी यादव बात करते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब नीतीश कुमार के साथ उनका समझौता होता है, सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार भी उसी लाइन पे आना पड़ता है कि आप 10 लाख रोजगार देंगे, बल्कि नीतीश कुमार तो आगे बढ़कर के कहते हैं कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे। और जब 17 महीनों की सरकार रही महागठबंधन की, उस दौरान ये देखा गया कि किस तरह से रोजगार के मुद्दों को, ये नौकरी, जो भी नौकरियां दी गई, लगभग 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई उस वक्त,
और नौकरियां दी ही नहीं गई, बल्कि उसका जिस जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, हर एक नियुक्ति पत्र जब जब बांटा गया है तो बड़ा कार्यक्रम करके, गांधी मैदान में कार्यक्रम करके समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है। और वही सवाल श्रवण जी यही है कि क्या कास्ट और क्रीड से हटके इन मुद्दों पे वोटिंग हो सकती है क्या? क्योंकि जो शाम में क्रीड का डिवीजन वहां दिखता है जी। रोजगार के मुद्दे पर अगर वोटिंग नहीं होती, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तेजस्वी यादव के पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं था 2020 में। वो उनके साथ जो पीछे का जो बैकग्राउंड था, उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड था, या लालू राबड़ी शासन काल था, उससे अगर वो उबर पाए हैं तो रोजगार को मुद्दा बनाकर ही वो उभरे हैं। और एक सशक्त विपक्ष के रूप में अगर उनकी छवि बनी है, या बिहार के युवा नेता के रूप में, या कुछ उम्मीदें अगर बिहार को जगी है उनसे, तो रोजगार ही एक ऐसा मुद्दा है। और उस मुद्दे पर ही 2020 में वोट पड़े हैं। और इस बार भी अगर वोट देते वक्त अगर खासकर यूथ रोजगार को सामने देखे, रोजगार के मुद्दे को सामने देखे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें एक और बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए, 2005 के पहले का शासन और 2005 के बाद का शासन, आप दो फेज में अगर रख करके देखिए, तो 2005 या उसके आसपास, उसके कुछ दिन पहले पैदा हुआ जो शिशु था, वो पहली बार 18-19 साल का हुआ है और पहली बार वो वोट देने जाएगा। यानी कहीं के नीतीश शासन काल में पैदा हुआ शिशु आज की तारीख में 2024 में वोटर बन चुका है। और उसके सामने निश्चित तौर पर उसका भविष्य दिख रहा है कि रोजगार कहाँ मिलेगा, रोजगार नौकरियां कहाँ मिलेगी, और ये मुद्दा उसके सामने होगा और वो वोट देते वक्त इसको ध्यान में रखेगा। ये अलग बात है कि वो उसको अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति एनडीए की ओर दिखेगी या इंडिया की ओर दिखेगी, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन रोजगार एक मुद्दा बनेगा यहाँ निश्चित तौर पर। जी संजीव जी, इसके बाद एक सवाल और लेंगे जी। देखिए, जब मैं अपने इलाके के हालात देखता हूं तो दो बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मैं 1990 से देख रहा हूं, जब से मेरी राजनीतिक समझ विकसित हुई, थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में मैं समझने लगा, तो मैंने अपने इलाके के सांसदों की उपलब्धि और उनकी बातचीत का लेवल जब मैंने देखा, तो उनकी उपलब्धि यही होती थी कि हम ट्रेन रुकवा दिए गया में कलकत्ता हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, तो उसका जोर शोर से प्रचार होता था कि सांसद साहब ने राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज गया में करवा दिया। ठीक है, फिर अभी जैसे एक सांसद महोदय जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा इशू है कि सांसद महोदय ने दिल्ली में सहारा श्री के जो पैसे फंसे हुए हैं उसको वापस दिलवाने के लिए बड़ा जोर शोर से उठाया। तो हमारे जो इलाका जो मगध रेंज है, वो उसके पिछड़ेपन का एक कारण भी ये एक बहुत बड़ा है कि हमारे एरिया के जो सांसद हैं वो दिल्ली में आने के बावजूद भी बहुत ही बड़े फलक पे नहीं देखते कि आपके लोकसभा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति क्या है। सरकारी नौकरी तो प्राइवेटाइजेशन 1990 से शुरू हो गया, तो सरकारी नौकरियों में कटौती शुरू हो गई, तो उसका विकल्प क्या है? सरकारी नौकरियों के विकल्प के रूप में अगर खेती में बहुत बड़ी संख्या लगी हुई है, तो खेती को कैसे उन्नत बनाया जाए और खेती को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है तो उसको कैसे संभाला जाए। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी बोध गया में ही है, दोनों कांग्रेस के जमाने के बने हैं। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बनाया गया था, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मगध यूनिवर्सिटी 1960-65 के दशक में 1960 के दशक में सत्येंद्र नारायण सिंह उस समय चीफ शिक्षा मंत्री होते थे, उन्होंने बनवाया था। दो बड़े एस्टेब्लिशमेंट मेरे इलाके में देखे, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा इंडस्ट्री मैंने अपने इलाके में नहीं देखा। और तो और अगर आप औरंगाबाद के सटे डालमिया नगर चले जाएं, तो डालमिया नगर में एक बहुत बड़ा सीमेंट की इंडस्ट्री फैक्ट्री होती थी, वो सारी चीजें बंद हो गई। क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई? मतलब कि लोकल लेवल पे लोगों को कैसे एक जीने का हक, की अगर हमारे लड़के सूरत क्यों जाए 15,000 रुपये काम करने के लिए। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और प्लस सबसे बड़ी बात है खेती, प्रॉफिटेबल खेती की। मतलब कि हमारा सांसद कभी भी एमएसपी की उसकी समझ नहीं है,
हमारे सांसद को मंडियों की सिस्टम का समझ नहीं है। हमारे सांसदों ने कभी कृषि बिल पे राय तक नहीं रखी। कृषि बिल समझ ही में नहीं आया बिहार के सांसदों को कि मोदी जी क्या लाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे। हमारे सांसद उससे अपवाद नहीं है। तो हमारे जो एरिया में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो, अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए भी है कि वो जो कैंडिडेट होते हैं वो कहते हैं कि 5 साल बाद हम जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, पहली बात तो। दूसरा ये होता है कि उनको लगता है यार कि जब जाति के नाम पे लोग हमको वोट दे ही रहा है तो ये सब इशू पे हम क्यों मत्था मारे। हालात ये हो जाते हैं कि एमपी लेट फंड में भी 30%, 20% तक कमीशन। कोई भी ऐसा सांसद नहीं मिला जो ईमानदारी से कहे कि हमने चवन्नी नहीं लेना है। भाई कलेक्टर को बुला के बोल दे कि ये 5 करोड़ अगर है तो 5 करोड़ में से अगर एक भी पैसा कोई खा गया तो मैं बख्शूंगा नहीं। ऐसा कहने वाला मुझे आज तक कोई सांसद उस इलाके में नजर नहीं आया पिछले 30 साल 40 साल। तो ये जो एक स्थिति जो पैदा हुई है उसके लिए हमारे इलाके में सरकारी नौकरियां, देखिए बहुत बड़ी आबादी है, सरकारी नौकरियां डेफिनेटली जो पीछे गठबंधन की सरकार बनी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच, तो गठबंधन की जब सरकार बनी तो नौकरियां मिली है और नौकरियां लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं मिली जितनी बड़ी एक आबादी बेरोजगार है। सेकेंड, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ कभी भी कोई सांसद और विधायक को मैंने नहीं देखा कि ग्रामीण स्कूलों में सरकारी स्कूल बदहाल हुए पड़े हैं, टीचर नहीं जा रहे हैं। पीछे भर्ती हुई थी कोई जिला परिषद के थ्रू, ऐसे ऐसे टीचर रख दिए गए कि आप सोच ही नहीं सकते। वो जिला परिषद के मुखिया का रिकमेंडेशन होता था, क्या होता था, आज से 5-7 साल पहले भर्ती हुई। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एजुकेशन से, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। सरकारी अस्पताल जो है वहां के बेड पे कुत्ता घूम रहा होता है। मैं तो गया की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। 5-5, 8-8 कमरे में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए। इस पे कोई हमारे यहाँ सांसद बात ही नहीं करता। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य में ही बंदों का, अगर बंदा बीमार होता है, हमारे गांव का एक बंदा बीमार हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, आसपास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, वो डेहरी ऑन सोन लग गए। गोपाल नारायण सिंह का वहाँ मेडिकल कॉलेज है डेहरी ऑन सोन के पास, सासाराम के पास, वहां भर्ती हुआ। सरकारी हॉस्पिटल सारों कहते नहीं ये तो हमारे यहाँ इलाज ही नहीं होगा। जो गया में, औरंगाबाद में, आसपास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं है, वहां लेके गए, वहां 3-4 दिन भर्ती रहा, बेचारा मर गया। उसको 1.5 कट्ठा जमीन बेचना पड़ा 2 कट्ठा इलाज के खर्च के लेके। तो ये जो हालात पैदा, और वो गरीब आदमी था, मुश्किल से 15-20 कट्ठा जमीन होगा उसके गांव में, कुशवाहा जाति का ही था, और उसका 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गया और उसको जमीन बेचना पड़ गया 1-1.5 कट्ठा उस इलाज के लिए। तो ये बेसिक प्रॉब्लम जो डे टू डे प्रॉब्लम आ रहा है उस पर हमारे सांसद विचार करते ही नहीं। ना शिक्षा पे विचार करते हैं, ना स्वास्थ्य पे विचार करते हैं, ना एजुकेशन पे बात करते हैं। तो बेरोजगारी भी इससे सब इंटरलिंक्ड है। जी, एक आखिरी सवाल लेता हूँ श्रवण जी। पिछले चुनाव वो रणनीति को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, पिछले चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव 17 सभा करते थे, जाते थे, माला पहनाते थे, हाथ मिलाते थे, फिर उड़ जाते थे। लेकिन इस बार वो थोड़ा बदलाव दिख रहा है कि सभा में जाते हैं तो वहाँ भाषण भी होता है, वहाँ लोग बोलते भी हैं, वो भी बोलते हैं। तो ये तो एक मास मोबिलाइजेशन का बेहतर तरीका है। लेकिन संगठनात्मक तरीके से, मतलब बूथ लेवल तक की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए के पास आरएसएस है जो नीचे तक काम करती है ना, पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम। क्या ढांचे में मतलब क्या दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कौन आगे? देखिए, आपने सही कहा। ये पिछला विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जिस ढंग से धुआंधार प्रचार कर रहे थे और एक तरह से कहे कि प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, और जैसे कि अभी थोड़ा सा हम बैक जाएं तो अभी रोजगार के मुद्दे पर जो बात हो रही थी हमारी, हमने कहा था कि रोजगार को मुद्दा बना करके चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो इस बार भी निश्चित रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन इस बार लोगों को ये पता है कि लोकसभा चुनाव बिहार के जनमत के लिए या बिहार के जनमत के लिए नहीं है, ये दिल्ली के जनमत के लिए, केंद्र के जनमत के लिए है। तो यहाँ अगर ये रोजगार का वादा करते भी हैं तो वो विधानसभा में बाद में पूरा करेंगे या जो भी होगा करेंगे। लेकिन प्रचार उस ढंग से धुआंधार प्रचार ये मुकेश सहनी को लेके कर तो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव वाला जो फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म था, वो जो गर्मी थी इनमें, वो उतनी गर्मी इस बार नहीं दिख रही है। और दूसरी तरफ हम भाजपा की बात करें तो भाजपा
कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी है और इसका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर होता है। अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा की महिलाएं शक्ति बंधन ये करके, उसके बाद भाजपा की महिलाएं बूथ बूथ पर जा रही हैं। वो महिलाओं का जो महिला कार्यकर्ता है भाजपा की, वो हाथ में हैंडबिल लेकर के, नोटबुक लेकर के, फोन नंबर नोट करना, घर घर जाकर सब कुछ करके, और ये सिर्फ शहरों में नहीं, गांव गांव जा रहे हैं। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो वॉलंटियर्स हैं, वो निश्चित रूप पर ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की हम बात करें तो प्रचार की छोड़िए, अभी 7 सीटों पर या 7 लोकसभा क्षेत्रों में अभी कैंडिडेट भी फाइनल नहीं किए गए। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, यहाँ तेजस्वी और मुकेश सहनी भले ही प्रचार में जैसा भी वो प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी आज 2 दिन कल जो खबर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल आने वाले हैं, जैसा कि आपने भी शुरुआती दौर में कहा, तो वो अपने प्रत्याशी के लिए, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने को किशनगंज कटिहार आ रहे हैं। ये आरजेडी या फिर वीआईपी के या फिर वामपंथी किसी पार्टी के प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। वो कल 2 सीट पे 2 लोकसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम है। राहुल का तो अभी कोई ऑफिशियल कार्यक्रम बना भी नहीं है, चर्चा सुन रहे हैं कि आने वाले हैं। दूसरी तरफ देखिए कि आप नरेंद्र मोदी की जब यहाँ प्रचार बिहार में शुरू होता है, चुनावी सभा शुरू होती है, तो शुरुआती करते हैं जमुई से, यानी अपने सहयोगी जो उनका चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके प्रत्याशी के लिए। तो ये प्रचार का जो बेसिक आप अंतर देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन, खुद प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, बिहार के स्तर के जितने नेता हैं, वो एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। मतलब वो लोजपा हो, भाजपा हो, या फिर कुशवाहा की पार्टी हो, गया में हम हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो पूरा का पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े नेता उतर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन या एनडीए अलायंस की बात करें तो यहाँ अभी तक, आज की तारीख तक, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता एक भी सभा बिहार में नहीं कर सका है। सारा का सारा दारोमदार तेजस्वी और मुकेश सहनी पर ही टिका हुआ था। कल से शायद शुरुआत हो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के नेताओं की, और जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, जैसा हमने कहा कि भाजपा ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को उतार दिया है, महिला कार्यकर्ताओं तक को उतार दिया है। 10-10 की, 20-20 की टोली में महिला कार्यकर्ताएं गांव गांव जा रही हैं, घर घर पर जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। तो ये अंतर साफ दिख रहा है। जी संजीव जी, फाइनल कमेंट इसी इशू पे, इसी सवाल। देखिए, चुनाव में इंपॉर्टेंट रणनीति और मुद्दा दोनों होते हैं। देखिए, रणनीति के तौर पे जो वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टनर है वो तेजस्वी यादव है और बड़ी पार्टी वही है, और कांग्रेस जो है सेकंड छोटे भाई की भूमिका में है, उसके बाद मंझला भाई, फिर उसके बाद संजला भाई, छोटका भाई, ऐसे से आगे करते जाइए। तो देखिए, उसमें थोड़ी सी शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई थी कि जो थोड़ा सा मनमुटाव आया, और जिसका लगता है कांग्रेस हाईकमान को नाराजगी इस बात पे है कि पप्पू यादव का विलय हुआ और विलय के बाद उनका सीट नहीं छोड़ा गया। तो वहीं से एक मनमुटाव और खटपट शुरू हुई थी। फिर दूसरा मनमुटाव खटपट कन्हैया कुमार को लेकर आई कि वो फिर उनको इधर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, कांग्रेस अभी चूंकि बाकी चरणों के चुनाव होने हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस और इनका ज्वाइंट रैली होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रैली ना हो, क्योंकि कांग्रेस अपने पूरे कैंडिडेट जब हमको लगता है घोषित कर देगी तो एक ज्वाइंट एक नहीं 2-3 रैलियां मुझे लगता है होगी। और चूंकि कांग्रेस पूरे देश भर में रैलियां कर रही है, जैसा भी तमिलनाडु में बहुत बिजी थे उनके लीडरशिप, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है जहां पे कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली है। तो उत्तर प्रदेश में कल जैसे रोड शो हुआ सहारनपुर में, ऐसी बात नहीं है, हो रही है। लेकिन यह है कि कल खड़गे साहब जाएंगे पहले चरण। अब हाँ, ये कह सकते हैं कि तो पहले चरण में वो एकजुटता नहीं दिखी 4 सीटों पे, जो कांग्रेस की तरफ से दिखनी चाहिए थी, एक इशू है। सेकंड है कि जो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी कैडर कूडर की बात है, तो देखिए ये फैमिली बेस्ड पार्टियां हैं, तो इनके पास आप वैसे कैडर की उम्मीद नहीं कर सकते जो आरजेडी के, जो बीजेपी या कांग्रेस के पास है, क्योंकि उनके कैडर जो है जो उनका चुनाव होता है संगठनात्मक, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, फिर उनका जिलाध्यक्ष चुना जाता है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी कहीं भी कोई जिलाध्यक्ष ऐसे नहीं चुना जाता है चुनाव से, या कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं चुना जाता है। फैमिली बेस्ड पार्टियां हैं। फिर उनका पता है कि कास्ट बेस्ड कैडर है, तो जहां यादवों का वोट है, जहां पे भी 4 यादव है, तो बूथ पे उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो खड़ा ही रहेगा अपना
पार्टी के लिए एकदम डंडा डुंडा लेके खड़ा रहेगा, तो वहां कोई इनको आरजेडी के कैडर में कैंपेन में कोई वो कभी कभी ये भी खतरा हो जाता है, कैडर कभी कभी इनका इतना उत्साहित हो जाता है कि बाकी छूटी जाती है, डर जाती है कि अभी लाठी लेके निकल रहा है, पता नहीं बाद में क्या करेंगे, और उससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। जो एग्रेसिव जो कभी कभी आरजेडी के जो कैडर जब अपना आक्रामकता दिखाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उसका नफा होने के बजाय भाजपा को फायदा हो जाता है, इनका नुकसान हो जाता है। थर्ड जो एक बात है कि कंपेन की बात कर रही है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की। देखिए, हमें पहली बार अच्छा लगा कि आरजेडी के मैनिफेस्टो में एग्रीकल्चर को भी इन्होंने शामिल किया, एमएसपी को भी लेकर बात करी। हमको लगता है पहली बार आरजेडी के उसमें एमएसपी कृषि मुद्दों पे बड़ी गंभीरता से बात करी गई है। पहले बात करते होंगे लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं कि 10 फसलों पे एमएसपी, हालांकि एमएसपी सेंटर का मसला है और एमएसपी 22 फसलों पे ऑलरेडी दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के बस का है नहीं एमएसपी देना, लेकिन चलिए जिसने भी सलाह करके 10 फसलों के एमएसपी उसमें शामिल करा दी, कम से कम एमएसपी की बात हुई, एमएसपी की चर्चा बिहार में। लेकिन इसी बीच क्या इन्होंने गलती करी, रणनीतिक प्रचार, कि दोनों हेलीकॉप्टर से एक वीडियो जारी कर देते हैं मछली खाते हुए, और मछली खाते हुए कहते हैं मिर्ची लग रही होगी। मैं समझता हूं कि ऐसे चीजों को जारी करने से आपका कैंपेन हल्का होता है। आप किसी को मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए वीडियो में भी, आप बात कीजिए भ्रष्टाचार पे, आप बात कीजिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे। जो आपके गंभीर कैंपेन जो है वो बीजेपी तो चाहती है कि आप ऐसी हरकत करें ताकि जो गंभीर कैंपेन जो मोदी जी जिस पे भ्रष्टाचार पे गिर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे गिर रहे हैं, बेरोजगारी पे गिर रहे हैं, महंगाई पे गिर रहे हैं, सरकार बेचैन है, आप उसको छिपाने का मौका दे रहे हैं इस तरह का कैंपेन करके, मछली को दिखाकर वो दिखाकर। मैं समझता हूं कि इससे कोई आरजेडी को फायदा नहीं है और इनका जो गंभीर जो कैंपेन है उसको चोट लगी है ऐसी सारी चीजों से। तो ऐसी चीजों को इनको अवॉइड करना चाहिए और लगातार उन इशू पे बीजेपी को अटैक करना चाहिए जिस इशू पे बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ रही है। लोगों में एक नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कि ये और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद देने को लेकर, ये सारी चीजों पे मतलब कि एक कैंपेन होना चाहिए। एक मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, मैं तो कल हैरान हो गया, हमें एक हरियाणा के मिला, एक पुलिसकर्मी मिला, तो वो गेहूं की कटाई करके आ रहा था, तो हमने पूछा कि कहाँ से, कहता है सर गेहूं बेच के आ रहा हूँ मंडी में। हम कि कितना गेहूं बेच आया, कहा 3.5 लाख रुपया गेहूं बेच के आया। मैं कहा कि है 3.5 लाख का गेहूं, कितना एकड़ जमीन है, कहता है जी 5 एकड़ जमीन है। मैं कहा 5 एकड़ में 3.5 लाख का गेहूं मिल के, हाँ कहता हाँ जी 2300 रुपये क्विंटल बेच के आया हूँ। मैं कितना क्विंटल हो गया, 3.5 लाख, कहते एकदम हो गया जी। मैं हैरान था कि मेरा 3 एकड़ है हमारे गांव में, 15,000 20,000 रुपए का गेहूं नहीं आता बिहार के अंदर। इस पे कोई डिबेट हमारे सांसद नहीं करते, विधायक नहीं करते। प्रचार में सारी चीजें होनी चाहिए कि हरियाणा और पंजाब के अगर किसान प्रोस्पेरस है, अगर वो इतने लाख के गेहूं बेच सकते हैं, तो हमारे यहाँ के किसान क्यों नहीं बेच सकता, हमारे यहाँ रोजगार इससे क्यों नहीं पैदा हो सकता। तो इस तरह की चीजों को बात करना चाहिए। जो हमारे जो नेता लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर करके कि हरियाणा और पंजाब की किसानी इसीलिए मोदी जी खत्म करना चाहते हैं कि वहां इतना उत्पादन होता है, इतना प्रॉफिट का है, तो उनके पूंजीपति मित्रों का कब्जा करना चाहते हैं उस इलाके पे। ये सारे जब कैंपेन में बात लाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर कैंपेन। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बहुत ही जमीनी और गंभीर बातचीत करने के लिए। कल पहले फेज का चुनाव है, कल दोपहर के बाद फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों आए, जरा बताएं कि वोट परसेंटेज से भी आइडिया लग जाएगा कि वोट परसेंटेज कितना हो रहा है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। तो दोपहर में हम लोग फिर बिहार पे चर्चा करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया संदीप।